दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और हम लोग जैसा कि रोज़ाना सीटेट एग्ज़ाम का एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो आज देखेंगे 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विज्ञान कक्षा में लड़कों को प्रदर्शन करने के लिए कमरे के सामने बुलाए जाने की संभावना अधिक होती है और लड़कियों को अवलोकन को लिखने के लिए कहा जाता है। यह प्रवृत्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पुरुष और स्त्री में लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, प्रमाणीकरण के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की सहज प्रवृत्ति चरण के किस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा, सहज प्रवृत्ति अभिप्रेरणा चक्र का दूसरा चरण है। सहज प्रवृत्ति ऊर्जा का मूल स्रोत है जो जीव को सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के इस स्तर पर बच्चे अपनी आँखों और कानों और अन्य इंद्रियों अंगों के साथ सोचते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संवेदी पेशीय अवस्था का वर्णन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो सामाजिक वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या मदद मिलती है? तो उसको मचान यानी कि स्कैफोल्डिंग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, एक उच्च श्रेणी के परिवार से आए बच्चे के पास सामान्य तौर पर नई तकनीकों के बारे में जानकारी का एक भंडार होता है, लेकिन एक औसत बच्चे के पास शायद जानकारी का सार नहीं होता या फिर थोड़ा बहुत होता है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक कथन द्वारा दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्यक्तिगत कारक को दिखाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे विकास के किस चरण में समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक बन जाते हैं? तो ये जो है बच्चे बाल्य अवस्था से ही ये बन जाते हैं, जैसा कि पियाजे ने ये चीज़ कहा है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार संस्कृति अधिगम का सुगम कारक है। ऐसे वाइगोत्स्की के बारे में ध्यान रखिएगा, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज तीनों जरूरी है, समाज, संस्कृति और भाषा तीनों। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका ने देखा उसकी कक्षा के एक छात्र जीवन ने तार्किक उत्पादक सोच व्यक्त की है और कक्षा में नई चीज़ों सीखते समय हमेशा जिज्ञासा दिखाई है। राहुल को किस प्रकार के शिक्षार्थी में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये प्रतिभाशाली छात्र के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 साल का लड़का राहुल समझता है कि अगर एक जार में लंबा और पतला है और दूसरा छोटा और चौड़ा है तो इनमें से प्रत्येक जार में समान संख्या में टॉफियाँ भरी जा सकती है। पियाजे के अनुसार राहुल ने निम्नलिखित में से कौन सा पहलू हासिल कर लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा, बच्चे ने संरक्षण की अवधारणा बच्चे के अंदर आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को अपनी छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे अक्सर किसको दर्शाती है? तो वे अक्सर उनकी ज्ञान की सीमा को दर्शाती है कि बच्चे ने सीखा है और उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस अवस्था में एक व्यक्ति लोगों की आशाएं और इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है? तो ये जो है अवस्था 3 के बारे में बात हो रहा है, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का वाला जो सिद्धांत है उसके बारे में बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम प्रक्रिया की विशेषता है? तो विशेषता क्या क्या है? पहला है, अधिगम लक्ष्य निर्देशित है। दूसरा, अधिगम इच्छा अनुरूप होता है। तीसरा, अधिगम पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अंतक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर यशपाल द्वारा शिक्षा की कौन सी अवधारणा दी गई है?
तो बोझ रहित के बारे में बात की गई है कि बच्चे को शिक्षा बोझ नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित है? तो ये दूसरा चरण इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा के लिए कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करेंगे? तो ये जो है एनसीईआरटी जो है वो स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद प्रस्तुत की गई कौन सी क्रम की शिक्षा नीति है? तो इसका राइट आंसर होगा ये तीसरी क्रम की शिक्षा नीति है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ये पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने का मतलब है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के तहत बच्चों को किस प्रकार से सिखाने पर बल दिया जाता है? तो बच्चों को खेल के माध्यम से ये सिखाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न सीडीपी के आए थे। अब हम लोग देखेंगे कि ईवीएस के कुछ क्वेश्चन जो कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ईवीएस का पहला प्रश्न है, सुहानी महक वाले पादपों से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ तैयार की जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बूटी साख। अगला क्वेश्चन है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य रूप कालबेलिया समुदाय के पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से है। आप लोग देखिए क्वेश्चन का लेंथ जो है वो बढ़ चुका है। क्वेश्चन तो सिर्फ पूछ रहा था कालबेलिया कहाँ का लोकगीत है, लेकिन ये सारा चीज़ आपके टाइम को ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए ये दिया गया है, आपको टाइम ज़्यादा लगे इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, अपने परिवार से विरासत में मिलने वाली विशेषताएं कौन सी है? तो पहला है ऊंचाई, दूसरा है बाल और तीसरा है आँख का रंग। तो ये तीनों भी इसका विशेषता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम व्यक्ति का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पहला ऑप्शन था कल्पना चावला, दूसरा बछेंद्री पाल, तीसरा संतोष यादव, चौथा प्रेमलता अग्रवाल। तो ये चारों में जो है कल्पना चावला जो है ये अलग है क्योंकि ये स्पेस में गई थी, तो ये अलग हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा ये चारों में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बछेंद्री पाल जो है वो माउंटेन पे चढ़ी थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किले के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी ज़मीन पर 175 मीटर की दूरी के बराबर है। यदि मानचित्र पर बाला हिसार और फतेह दरवाज़ा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ज़मीन पर दोनों के बीच की दूरी कितनी मीटर होगी? तो 175 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 875, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है, मोर जो है वो बारिश से पहले रोना चालू करती है या फिर डांस भी करती है। अगला है, गिद्ध, ये जो है चूहों का शिकार करता है। तीसरा, कोयल, जो दूसरों के घोंसले पर अंडा देती है। और चौथा, टेलर बर्ड, जो अपनी चोंच को सुई की तरह इस्तेमाल करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहला है, सहजन जो है वो महाराष्ट्र में फेमस है। कचनार का जो पेड़ है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है। और अगला जो है, केला जो है वो केरल में मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस एक एकीकृत विषय क्षेत्र है जो डैश से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। तो ये विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा तीनों से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 5वीं के छात्रों को विभिन्न देशों की मुद्रा एकत्र करने और उनका अध्ययन करने के लिए कहता है। शिक्षक किस प्रकार की
शिक्षण पद्धति का उपयोग यहाँ कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ये परियोजना विधि का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईवीएस में पाठों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न पृष्ठभूमि से कहानी के माध्यम से ईवीएस को पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चरण पर पर्यावरण शिक्षा की निम्नलिखित में से किस सामग्री पर जोर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक जीवन की स्थिति और संरक्षण के बाद पर्यावरण जागरूकता का निर्माण। ईवीएस का शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में लोक कथाओं का उपयोग एक माध्यम के रूप में पर्यावरण के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के लिए कर रहा है। उसके लिए द्वारा निम्नलिखित में से शिक्षण के किस मॉडल का प्रयोग किया गया? तो ये संचार मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ईवीएस के आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आप लोग ये सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही रोज़ाना सीटेट एनालिसिस का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।